लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मुझे जब भूख लगने लगी तो मैंने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद आगे का सफ़र तय करूँगी। इसीलिए रास्ते में जो सबसे पहला ढाबा पड़ा उस पर उतरकर मैंने अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर किया और खाने का इंतज़ार करने लगी। जून की तपती दोपहर थी और चारों तरफ बाहर रेत उड़ रही थी। अब जाकर यहाँ से देखने पर पता चल रहा था कि हाँ, मैं राजस्थान में हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मेरी खाने की थाली आ गई और मैंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया कि तभी मुझे बाहर से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। बाहर पहुंचकर मैंने देखा तो 3 आदमी एक लड़की से उसके पैसे छीन रहे थे, जिस पर वह बेचारी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि उसके पास इसके अलावा और कोई भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए वह उससे उन पैसों को ना लें। लेकिन वह तीनों सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने देखा तो वह ना सिर्फ उस लड़की से रुपए पैसे ले रहे थे, बल्कि वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सबसे एक एक करके उनका सारा कीमती सामान लेते ही चले जा रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि उन लोगों के पास गन भी थी, जिसकी वजह से कोई भी उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा भी हो रहा था तो वह उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो रहे थे। ये देखकर मैं तुरंत ही अपने कदम पीछे खींचते हुए ढाबे के अंदर चली गई। ढाबे के लोग भी इस सब से बहुत ही ज्यादा सकपकाए हुए थे। वह भी अपने रुपए पैसों को यहाँ वहाँ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाती कि तभी उन तीनों में से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और वह तुरंत ही मेरी तरफ आया। उसने सबसे पहले मेरा मोबाइल फ़ोन छीना और उसके बाद मेरा पर्स भी उठा लिया। मैंने अपने कानों में गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए थे। वह मुझसे उनकी डिमांड करने लगा। मैंने तुरंत ही उनको उतार कर उसे भी दे दिया, क्योंकि मैं किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वह पलटकर वहां से जाने लगा कि तभी फिर वह दोबारा अचानक से मेरी तरफ पलटा और उसने मेरे हाथ की तरफ देखा। उसने जैसे ही मेरे हाथ को देखा, मैंने अपने हाथ को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। वह मेरा हाथ कसकर पकड़कर मेरी हाथ की उस अंगूठी को उतारने लगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी वह अंगूठी छोड़ दे, क्योंकि वह मेरे पापा की दी हुई मेरे पास आखिरी निशानी थी। मेरे पापा ने अपने देहांत से पहले बड़े ही प्यार से मेरे लिए वह अंगूठी बनवाई थी और मेरे लिए वह अंगूठी बहुत ज़्यादा अहम थी। लेकिन वह आदमी अपने आगे बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वह मेरे सारे पैसे, मेरी ज्वेलरी लेकर तो जा रहा है ना, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले जा रहा है, पर वह मेरी एक भी नहीं सुन रहा था। वह कहने लगा कि ये हीरे की अंगूठी है और इसकी कीमत तो इस सब से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए मुझे ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए, और अगर तुमने मुझे ये निकाल कर नहीं दी तो फिर तुम्हारी जान लेने के बाद मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद वो मेरे हाथ से मेरी हीरे की अंगूठी को निकाल कर वहाँ से चला गया। मैं कुछ देर तो वहाँ खड़े होकर रोती रही, लेकिन मेरा गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि वह अंगूठी मेरे पापा ने मुझे दी थी और मैंने अब तक उसे बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं एक बार फिर से उनसे अपनी अंगूठी को मांगने के लिए पहुंच गई, जिससे वह बुरी तरह से नाराज हो गए और उनमें से एक ने मेरे सर पर पास में रखा हुआ ग्लास उठाकर दे मारा, जिससे मेरे सर पर काफ़ी गहरी चोट आ गई। मैं धड़ाम से वहीं नीचे गिर गई, लेकिन मेरा गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुरंत ही पलटकर चिल्लाई कि मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतने पर उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि वरना तुम क्या कर लोगी, तुम जानती हो कि हम कौन हैं। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन मुझे दिखाते हुए कहा कि इसको जानती हो, इसे क्या कहते हैं। इसको देखने के बाद भी
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे इस तरह से चिल्लाकर बात कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने एक बार फिर से रोते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखो, तुम्हें जो भी ले जाना है तुम ले जाओ, लेकिन मेरी वह अंगूठी को मुझे वापस कर दो। वह मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मेरी इस बात पर वह तीनों के तीनों बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। बार बार कहने लगे, तो इसका मतलब तेरा बाप मर गया? तेरा बाप बहुत जल्दी टैं बोल गया? उनकी हंसी मेरे कानों में चुभ रही थी, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी। इसीलिए मैं बार बार उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वह मुझसे बोले कि अंगूठी तो तुझे अब नहीं मिलेगी और तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तू एक कमजोर औरत है और औरत कभी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहीं पड़ी रहे, वरना तेरा जो हाल करेंगे वह तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी उनमें से एक ने खींचकर मेरे पेट पर लात मारी और मैं दोबारा धड़ाम से नीचे गिर गई। और फिर वह मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे जिन्हें सुनकर मेरे सम्मान को हद से ज़्यादा ठेस पहुंच रही थी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि मैं एक औरत हूँ और औरत होना एक बहुत ही नीचे दर्जे की बात है। मैं हद से ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनसे कुछ भी कहूँ या उनके सामने जुबान चलाऊं। वह मुझे बार बार कह रहे थे कि अपनी आंखें नीचे कर, तू इसीलिए पैदा हुई है ताकि हम आदमियों से दबकर रहे। और यहाँ हमने इतने लोगों से लूटपाट की, पर किसी ने भी उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन मैंने एक औरत होकर उनके खिलाफ खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर लगने लगा। और वह डर क्या था, ये दुनिया की हर औरत समझ सकती है। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि मेरा वह डर हकीकत के रूप में मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अब वह मुझे मेरे किए की सजा ज़रूर देंगे और मुझे मेरी असली जगह दिखाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लड़कियां जरा सा पढ़ लिख जाती हैं तो आदमियों के सर पर नाचने की कोशिश करने लगती हैं। वह भूल जाती हैं कि वह कुछ भी कर लें, लेकिन आदमियों से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। उनकी जगह वही होती है, आदमियों के पैरों में। उन्हें हमेशा उनसे नीचे दबकर रहना चाहिए और उनके खिलाफ कभी भी मुंह नहीं खोलना चाहिए। इतना कहते ही उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। मैंने वहां पर खड़े हुए लोगों से कई बार हाथ जोड़कर विनती की कि वह लोग एकजुट होकर इनका सामना करें और मुझे बचा लें, लेकिन कोई भी डर की वजह से आगे बढ़कर सामने नहीं आया। सारे सामान को समेटकर उनमें से एक आदमी रोड पर खड़ा हो गया। कहने लगा कि इतना सारा सामान ले जाने के लिए उन्हें एक गाड़ी की ज़रूरत है, इसीलिए अब अगली गाड़ी जो यहाँ से निकलेगी हमें उसको भी लूटना होगा। तभी अचानक उनमें से किसी एक की नज़र वहाँ खड़ी हुई मेरी गाड़ी पर पड़ी और वह बहुत खुशी के अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, लो, बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। गाड़ी तो हमारी आंखों के सामने ही खड़ी हुई है और हम यहाँ वहाँ गाड़ी को ढूंढने के लिए खड़े थे। जब वह गाड़ी के पास गए तो उसमें चाबी पहले से ही लगी हुई थी। ये देखकर तो वह और भी ज़्यादा खुश हो गए। दरअसल खाना खाने की जल्दबाजी में मैं गाड़ी से चाबी को निकालना भूल ही गई थी। उन्होंने तुरंत ही मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उनमें से एक गाड़ी को ड्राइव करके न जाने कौन से रास्ते पर ले जाने लगा। पूरे रास्ते वह लोग मुझे इस बात को लेकर डराते रहे कि अब वह लोग मुझे मेरी औकात दिखाकर रहेंगे।
और आज वह मेरा ऐसा हाल करेंगे जिससे मैं दोबारा कभी भी किसी भी आदमी के सामने मुंह खोलने के काबिल ही नहीं रहूंगी। उनमें से एक मुझसे कहने लगा कि अब तो तेरी रूह कांप रही होगी ना। तेरे चेहरे पर ये डर देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन तू अभी जानती नहीं है कि तेरे साथ आगे और क्या होने वाला है। तुझे पता नहीं है कि तूने हम लोगों से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब इसके बाद तू बहुत ज़्यादा पछताने वाली है। इतने में जो तीसरा आदमी था, जिसे वह लोग मुकेश कहकर बुला रहे थे, वह कहने लगा कि हमें इसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए जो भी करना है वह सब खत्म करने के बाद इससे भी छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि वैसे ही हम पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। अब एक और नए फसाद में नहीं पड़ना है। इसे खत्म करके वहीं रेत में कहीं पर दफन कर देंगे और कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस पर गाड़ी चलाने वाला शख्स, जिसका नाम मुन्ना था, वह कहने लगा कि हाँ मुकेश भैया, ये बात तो आपने ठीक कही है। लेकिन फिर जो दूसरा इंसान मेरे पास बैठा था, जिसका नाम रवि था, वह कहने लगा पर मैं तो अभी कुछ दिन आराम से अपने ठिकाने पर रहना चाहता था और इसे सबक सिखाना चाहता था। इस पर मुकेश ने कहा कि देख, जो भी करना है आज ही कर और रात तक इस मामले को पूरा खत्म कर, क्योंकि कल हमें एक नए मकसद के लिए निकलना है। अभी इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला। काफी दूर निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर वह लोग पैदल ही कुछ दूर मुझे लेकर निकल पड़े। काफी दूर तक चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर काफी सारी टूटी हुई झोपड़ियां टाइप की बनी हुई थीं। उन्हीं में से एक जगह जहां खंडर था, वहां पर जाकर वह लोग बैठ गए। मैंने आसपास नज़र दौड़ाकर देखा तो चारों तरफ बाहर रेत के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ना तो वहाँ कोई इंसान दिख रहा था, ना ही कोई परिंदा। मेरे चेहरे पर डर देखकर उन लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी और वह बार बार कह रहे थे कि यहाँ तुझे कोई भी हमसे बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा इलाका है और यहाँ आने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इसके बाद मुन्ना कहने लगा कि अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है और मैं अब अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इतने में ही उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और फिर वह मेरा वीडियो बनाने लगा और रवि ने दूसरी तरफ से आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर वह मेरे साथ इस तरह की हरकत करने लगे जिससे मुझे बहुत ठेस पहुंच रही थी। मैं बार बार मुन्ना के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा ना करे, वह मेरा वीडियो ना बनाए, लेकिन उन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुन्ना ने मेरी कुर्ती पकड़कर खींची और वो साइड से पूरी फट गई। वह कह रहे थे कि और ज़्यादा रो और ज़्यादा गिड़गिड़ाओ, तभी तो हमें अच्छा लगेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे एक बार फिर से बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने खींचकर एक लात उसके हाथ पर मार दी, जिससे उसका फ़ोन दूर जाकर एक पत्थर पर टकरा कर टूट गया, जिससे मुन्ना बुरी तरह से बौखला गया और उसने मेरे खींचकर 3-4 तमाचे मार दिए। मैं धड़ाम से वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन मैंने ज़मीन पर गिरते ही तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह से दिखाया कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। इस पर जब रवि ने देखा कि मैं बेहोश हो गई तो वह मुन्ना पर चिल्लाने लगा कि अच्छा खासा मज़ा आ रहा था, लेकिन तूने इसे बेहोश करके सब कुछ खराब कर दिया। अब पता नहीं कितनी देर में इसे होश आएगा। मुन्ना कहने लगा कि तो मैं क्या करता, इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मैंने कुछ दिन पहले ही तो ये फ़ोन लूटा था। इसके बाद मुकेश ने कहा कि चलो अच्छा, पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जो करना है आराम से करते रहेंगे। इतना कहने के बाद मुन्ना और रवि तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मुकेश वहाँ मेरे आसपास चारों तरफ घूम घूम कर टहलने लगता है।
मैं अभी भी चुपचाप ऐसे लेटे हुए थी कि जैसे मैं बेहोश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इतना तो समझ रही थी कि शायद इस मुकेश को मुझ पर शक है कि मैं कहीं बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही थी। और फिर मेरा शक सही साबित हुआ। मुकेश कुछ ही देर में मेरे करीब आकर बैठा और उसने अपने पास से कोई नुकीली चीज निकाली और उसने मेरे हाथ पर उसे चुभा दिया, जिससे हल्का सा खून मेरे हाथ से निकलने लगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही समझ चुकी थी कि वह क्या करने वाला है, इसीलिए मैं पूरी मजबूती के साथ बिल्कुल ऐसे लेटी रही जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और फिर जब मेरी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं निकला तो मुकेश को पूरा यकीन हो गया कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, बल्कि सचमुच बेहोश हो चुकी हूँ। इसलिए वह बेफिक्र होकर वहां से चुपचाप निकल गया। वह तीनों बाहर जाकर आपस में सारा लूट का सामान बांटने लगे और फिर अपने खाने पीने का सामान भी खाने लगे। काफी देर के बाद जब मुझे लगा कि अब ये लोग खाना खाने के बाद कुछ देर आराम कर रहे हैं, तो मैं चुपचाप से वहां से उठकर पीछे की तरफ निकल गई और वहां से दौड़कर सारी टूटी झोपड़ियों को पार करके भागने लगी। अभी मैं दौड़ती ही जा रही थी, लेकिन मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई उनमें से मेरे पीछे ना आ जाए। इसीलिए बार बार मैं पलट कर देखती भी जा रही थी कि तभी अचानक मैं किसी से बहुत जोर से टकराई और धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरी। मेरे हाथ पर बहुत चोट आ गई थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब मैंने पलट कर देखा कि मैं किससे टकराई हूँ, तो सामने देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उन तीनों में से जो एक आदमी था जिसका नाम मुन्ना था, उससे टकरा गई थी। उसने जैसे ही ये देखा कि मैं वहां से भाग रही हूँ, तो वह बुरी तरह से बौखला गया और मुझे उल्टी सीधी सुनाते हुए मुझसे कहने लगा कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मैं भी बुरी तरह से गुस्से में थी, इसीलिए मैंने भी आओ देखा न ताओ और पास में पड़ी हुई बाल्टी को उठाकर उस पर इतनी जोर से और इतनी बार मारा कि वह बस कुछ सेकंड में ही वहीं पर ढेर हो गया। उसकी ऐसी हालत मैंने कर दी थी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। जब इंसान की खुद की जान पर बात बनती है तो उसमें ताकत भी आ जाती है और हिम्मत भी, और फिर वह वो सब भी कर गुजरता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज मैंने वही किया था। मैंने खुद अपने हाथों से एक इंसान की जान ले ली थी, खुद की जान को बचाने की खातिर। जब ये सब हुआ तो काफी सारा शोर शराबा हुआ, जिससे मुन्ना के बाकी के दो साथी मुकेश और रवि उसका नाम पुकार कर इधर उधर उसे ढूंढने लगे, जिससे मैं घबराई। और इससे पहले कि वह दोनों वहां पर आ पहुंचते, मैं तुरंत ही वहां से उठकर आगे भागने लगी। काफी दूर निकल जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए मैं एक झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए चुपचाप छुप गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। वहाँ बैठकर मैं अपनी अब तक की पूरी जिंदगी को याद करने लगी। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और आज ही मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। कुछ समय पहले ही मेरा इस इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरा भाई है। इसके अलावा मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरे मंगेतर से मेरी शादी 2 महीने के बाद होने वाली थी। मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं थी सिवाय मेरे पापा के। मेरे पापा का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ था। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान ने मेरे पापा को मुझसे बहुत जल्दी जुदा कर दिया। मेरे पापा ने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया और मैं जिस समाज से आई थी वहाँ पर मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि हमेशा मैंने लड़कियों को बराबरी के दर्जे पर ही खड़ा देखा।
लेकिन आज मैंने जो कुछ झेला था और जो कुछ भी सुना था, उससे मेरे न सिर्फ सम्मान को बल्कि आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंची थी। और मेरे अंदर गुस्से की एक ज्वाला धधक रही थी कि कोई भी इंसान औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर कैसे कर सकता है। जो औरत इस दुनिया में एक नए जीवन को जन्म देने की ताकत रखती है, उसी को इस कदर कमजोर दिखाया जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक आदमी एक औरत की कोख से जन्म लेने के बाद एक औरत पर ही अत्याचार कर रहा होता है। आखिर ये किस तरह का समाज है और ये किस तरह की सोच थी जिससे आज अपने जीवन में मैं पहली बार रूबरू हो रही थी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था खुद को इन लोगों से बचाना। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुन्ना के बाकी दोनों साथियों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वह अपने एक साथी के मारे जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बार बार चिल्ला चिल्ला कर मुझे इस बात का एहसास करा रहे थे कि अब वह मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और न जाने क्या क्या कहकर वो अपने अहम को खुश कर रहे थे। रवि अपनी जेब से मेरी वह अंगूठी जो मुझे पापा ने दी थी निकाल कर हवा में दिखाते हुए जोर जोर से कहने लगा कि तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हमसे अपनी इस अंगूठी को लेकर जा सके, और मैं चैलेंज करता हूँ कि तुझे अब ये अंगूठी कभी भी नहीं मिलने वाली है। उसने अंगूठी पर थूक दिया और मेरे पापा के लिए और मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें सुनना मेरे लिए नामुमकिन और नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वह मुझे ऐसा एहसास दिला रहे थे कि जैसे एक औरत होकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। वह मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये सब सुनकर मेरा गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। कोई भी इंसान अपने पिता के लिए ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए अब तक तो मैं उनसे बचने के लिए भाग रही थी। लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी कि अब मैं उनसे भागूंगी नहीं, बल्कि अब मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी और इन्हें दिखाकर रहूंगी कि एक औरत किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होती है। इस सब के बीच धीरे धीरे काफ़ी रात हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं अभी भी इस झोपड़ी में चुपचाप सांस बांधे हुए बैठी थी, क्योंकि अब मैं सही मौके का इंतज़ार कर रही थी जब मैं अपना अगला कदम उठाती। वह लोग अभी भी बौखलाए हुए मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने जब उस झोपड़ी की टूटी हुई दीवार से झांक कर देखा तो वह दोनों आपस में इस बात का फैसला कर रहे थे कि वह साथ में मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं और इसीलिए अब उन्हें मुझे अलग अलग ढूंढना चाहिए। इसलिए वह दोनों अलग अलग दिशा में चले गए और बस मुझे इसी मौके का इंतज़ार था। मैं तुरंत ही दबे पांव उनमें से उनके एक साथी मुकेश के पास पहुंची। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ी हुई हूँ। जब मैं उस रास्ते से भागती हुई आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक बड़ा सा कुआं दिखा था। इसीलिए मैं तुरंत ही उस कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने जैसे ही हल्की सी आवाज़ की और मुकेश ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो वह बड़े ही रौबीले अंदाज में मुझ पर अपना रौब झाड़ते हुए बोला कि आखिर मुझे उससे डरना पड़ा और मैं डर कर खुद ही उसके पास आ गई। वह कहने लगा कि मैंने उसके साथी के साथ जो भी किया मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। वो सब करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब वह लोग मुझे इसकी सज़ा देंगे। इतना कहते हुए वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं अभी भी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ, पहले तो तुम बहुत चीख चिल्ला रही थी, लेकिन अब क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? अब क्यों नहीं चिल्ला रही है? मैंने उसकी इस बात पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिससे वह ज़्यादा बौखलाया और गुस्से में मेरी तरफ ज़ोर से दांत पीसते हुए दौड़ता हुआ आया ताकि वह मुझे चोट पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाता, वह जैसे ही मेरे करीब आया, मैं ठीक उसी समय वहां से साइड में हो गई
और मैंने उसे एक जोर का धक्का दिया, जिससे वह कुएं के अंदर जा गिरा। कुएं में पानी काफी गहरा था, जिससे वह धीरे धीरे डूबने लगा और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैरों को छटपटाने लगा। उसे मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने एक औरत से मात खाई है। इसीलिए वह मुझे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। मैंने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा कि एक औरत कमजोर नहीं होती। और फिर मैंने उस पत्थर को उसके ऊपर ही फेंक दिया और बस कुछ देर पहले जो शोर उस कुएं के अंदर से आ रहा था वह एक सन्नाटे में बदल गया। इसके बाद मैं तुरंत ही वहां से निकल गई और पास ही बनी हुई एक झोपड़ी में छिप गई। काफी देर के बाद उनका जो आखिरी साथी था वह कुएं के पास आ पहुंचा और जब उसकी नजर कुएं में पड़ी तो उसके होश उड़ चुके थे। वह समझ गया कि अब वह इस पूरे रेगिस्तान में अकेला ही बचा है और उसके सारे साथी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। लेकिन उसका अहंकार उसे अभी भी खुद को कमजोर ना दिखाने के लिए कह रहा था। इसीलिए वह एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अब तो इस खेल में उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि अब वह अकेला है और अब वह मुझे बताएगा कि उसमें कितनी ताकत है और फिर वह मेरा वो हाल करेगा जिससे मेरी रूह कांप जाएगी। बहुत देर तक वह मुझे आसपास ढूंढता रहा और चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कहता रहा जिनसे मैं उससे डरती रहूं। लेकिन क्योंकि मैं अब पूरा इरादा बना चुकी थी कि मैं उनमें से किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूं, इसीलिए मुझे आगे क्या करना था ये मैं पहले से ही तय कर चुकी थी। और जब वह बहुत थक हार कर मेरी गाड़ी के ठीक सामने खड़ा हुआ, मैंने तभी तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। मैं पहले ही मौका पाकर अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसके ऊपर उसका अहंकार इस कदर हावी था कि इतने दर्द में भी वह मुझे जो बातें सुना रहा था उनमें कह रहा था कि मुझे गाड़ी भी चलानी आती है। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वह कहने लगा कि अगर उसे ये पता होता तो वह अब तक तो मेरा और भी बुरा हाल कर देता, क्योंकि उसे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो इस कदर मर्दों की बराबरी करने पर तुली हुई हैं। उसकी इसी बात को मैंने दूसरे अंदाज में चिल्लाकर कहा कि और मुझे भी ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है जो औरतों को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देते और उन्हें हर पल कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इतना कहते हुए मैंने एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी हालत पूरी तरह से अधमरी हो चुकी थी। वह आधा गाड़ी के नीचे दबा हुआ था और आधा बाहर था। इसके बाद मैं गाड़ी से बाहर निकली और मैंने अब तक अपना दबा हुआ जितना भी गुस्सा था वह उसके ऊपर चिल्लाकर पूरी तरह से निकाला, जिससे मुझे अब उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। अब बाजी पलट चुकी थी। वह भी समझ चुका था कि अब वह मुझसे किसी भी हाल में जीत नहीं सकता। अब मेरे आगे झुकने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए अब वह मुझसे प्रार्थना करने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने मुझे ये सब कहा और मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने दुपट्टे से बांध दिया। मैंने उसकी जेब से अपनी वह हीरे की अंगूठी निकाली और उसे अपनी उंगली में पहनते हुए उससे कहा कि मुझ में हिम्मत भी है और ताकत भी। तूने कहा था ना कि मैं तुझसे अंगूठी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन देख अब ये अंगूठी वापस मेरे पास आ गई है और इसे मैंने खुद के दम से ही तुझसे हासिल भी कर लिया है। इसके बाद फिर उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था मैंने उससे अपने भाई को फ़ोन मिलाया और उसे पूरी जानकारी दी। साथ ही अपनी लोकेशन भी मैंने उसके फ़ोन पर शेयर कर दी
तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद मेरा भाई और मंगेतर पुलिस के साथ उस जगह पर आ चुके थे जहां पर वह लोग मुझे लेकर आए थे। इसके बाद पुलिस ने मेरे सारे बयान दर्ज किए और वह उस आदमी को पकड़ कर ले गई। जांच शुरू हुई जिसमें पता चला कि वह लोग काफी सालों से न जाने कितनी सारे लोगों को लूट चुके थे और बहुत ही गंभीर घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। उन पर बहुत सारे पहले से ही केस चल रहे थे। इसके बाद आगे की जो भी कार्यवाही चली जिसमें ये साबित हो गया कि मैंने उन लोगों के बाकी 2 साथियों को आत्मरक्षा में खत्म किया है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी सजा नहीं हुई और उनका जो तीसरा साथी जो कि पूरी तरह से विकलांग हो चुका था उसे सजा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। आज इस घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उन लोगों के जो शब्द हैं ऐसा लगता है जैसे आज भी मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। लेकिन मुझे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और मुझे उस वक्त जो भी ठीक लगा था मैंने वही किया। पर इतना तो मुझे समझ आ चुका था कि औरतों को अभी भी आदमियों के बराबर आने की जो लड़ाई है वो जाने कितने सालों तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज आज भी महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह कमज़ोर हैं। महिलाएं चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों के लिए हमेशा ही कमज़ोर साबित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।